हेलो फ्रेंड्स, मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के क्लास 10th के साइंस के 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा 2024 में अति ही महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कहता है कि पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग जो है पुष्प में पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग जो है वह पुष्प में पाए जाते हैं। विकल्प बी जो है वह करेक्ट होगा। अगला कहता है पौधा का जो है 5 भाग होता है: जड़, तना, फल, फूल और पत्ती। पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन जल से निकलता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह हरे पौधों में होता है, और हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से खनिज लवण तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पत्तियों से क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का उपचयन प्रक्रम है। उपचयन प्रक्रम है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जो कि ऑक्सीजन का योग होता है, संयोग होता है। आगे कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वह जल से निकलता है। अगला प्रश्न कहता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि जो है वह अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाया जाता है, और अमाशय इसमें जो है HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को जो है अम्लीय करता है। यह क्या करता है कि भोजन में जो है जीवाणुओं को या बाहर से जितने भी कीट पतंग जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसे नष्ट करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न कहता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है वह कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कोशिका द्रव में संपन्न होता है। अगला प्रश्न कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है वह अवायवीय श्वसन में बनता है, और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न कहता है कि इथाइल अल्कोहल की आगे कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार एक सरसों के दाना की तरह होता है। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया जो है वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन कहलाता है, और वाष्पोत्सर्जन से ठंडक महसूस होता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है स्टोमाटा के द्वारा होता है, और स्टोमाटा को रंध्र भी कहा जाता है, जो पौधों के जड़ों में पत्तियों में पाया जाता है, सूक्ष्म छिद्र के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग को ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। यह जो है आयोडीन की कमी से होता है। यह जो है वह आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी होगा। रक्त में लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और आगे बढ़ते हैं। कहता है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को जो है हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 90% जल होता है। 90% जल होता है, और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और 2% अन्य पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न कहता है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहते हैं, BP ब्लड प्रेशर, और इसे मापने के यंत्र को स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, और लैक्टोमीटर जो है लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापा जाता है। हृदय के धड़कन को स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, और हृदय के जो अध्ययन होता है उसको ECG कहा जाता है। ECG कहता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यंत्र कहा जाता है। और मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग कहते हैं, मस्तिष्क की बीमारी को पता लगाने के लिए EEG यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। अगला प्रश्न कहता है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। तो बाष्पोत्सर्जन क्रिया जो है वह पेड़ पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा।
आगे कहता है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है वह तिलचट्टा में पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है। और तिलचट्टा के जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तिलचट्टा के हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसके ब्लड में, और जिसके कारण इसका ब्लड जो है लाल नहीं होता है। और किस में नहीं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो मक्खी में भी नहीं पाया जाता है, मच्छर में भी नहीं पाया जाता है। प्रश्न पूछते रहता है। आगे कहता है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक प्रकार का जो है तरल संयोजीयुक्तक होता है, रक्त एक प्रकार तरल संयोजीयुक्तक होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, अतः इसका प्रकृति क्षारीय होता है। रक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ को सार्वत्रिक दाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग जो है वह यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है वह पीला होता है, ऑप्शन सी होगा। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, कैरोटीन के कारण जो है लाइकोपिन के कारण टमाटर लाल होता है, और कैरोटीन के कारण गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु। उभयलिंगी जंतु कहने का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो है पाया जाता है। तो केचुआ जो है उभयलिंगी होता है, और केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, यह भूमि को उपजाऊ बनाता है। अगला का क्वेश्चन कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया रक्त में जो है वह यकृत से प्रवेश करती है। यकृत को लीवर भी कहते हैं, LIV या लीवर माने यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जिसका वजन 1.5 kg होता है, और इसमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है। रीजनरेटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है कहने का मतलब एक बार इसमें नष्ट हो जाएगा तो पुनः जो है अपने आप क्षतिपूर्ति कर लेता है। अगला प्रश्न कहता है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है। जैव आवर्धन को अंग्रेजी में बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। होता क्या है, तो DDT में जो है इसका गुण ज़्यादा पाया जाता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन होता है DDT होता है, और DDT का फुल फॉर्म जो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। DDT एक प्रकार की कीटनाशी दवा होता है जो कीट पतंगों को मारने में मदद करता है। हमारा जो किसानों का जो फसल होता है वहाँ हम लोग DDT का छिड़काव करते हैं। DDT का छिड़काव जो है विभिन्न प्रकार की नाली में हम लोग करते हैं। यह जो है एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता उस तरह के उपभोक्ता को कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता उस तरह के उपभोक्ता के कहेंगे जो डायरेक्ट जो है उत्पादक से भोजन ग्रहण करता है, तो वह जो है शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा। जैसे मान लिया जाए कि घास है, घास को खाया कीट पतंग, या घास को खाया बकरी, या हिरन खाया, तो ये सब जो हुआ यह प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, और ये जो है प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगा। जब कोई उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है तो उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता हमेशा जो है मांसाहारी होगा, जैसे बाघ। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण होता है। तो भूमिगत जल का उदाहरण जो है कुआं होता है, जो कुआं जो है भूमि में ही होता है, कुआं भूमिगत जल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जो है डार्विनवाद कहलाता है। डार्विन महोदय ने कहा था कि प्रकृति अपने अनुसार ही जीवों का चयन करती है। जैसे मछली को जो है जल में रहना है, मानव को जो है पृथ्वी पर रहना है, इस तरह से प्रकृति अपने अनुसार ही जीवों का चयन करती है। इस सिद्धांत को डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है, डार्विनवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो है उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधे जो है उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ऑप्शन सी। और इसमें सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे में सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है। और लिंडेमान का 10% का नियम कहता है कि जब कोई प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है, जब कोई उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करता है तो कुल एनर्जी का 10% ही उसका शरीर निर्माण के लिए प्राप्त होता है। इसे ऊर्जा का 10% का नियम भी कहा जाता है, जो लिंडमान के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है। अंडोत्सर्ग का कारण जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। LH कहने का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH कहने का मतलब है L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह जो स्त्रियों में पाया जाता है क्या करता है, अंडा का उत्सर्जन में मदद करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला प्रश्न कहता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है वह आग्नेयाशय में पाई जाती है, आग्नेयाशय में पाई जाती है।
और अगला प्रश्न कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण मतलब निर्माण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन का होना आवश्यक होता है। घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन का मदद किया जाता है, या ग्वाइटर रोग कहते हैं। आयोडीन के परमाणु संकेत आई होता है। आगे कहता है कि निश्चलन कणिकाएं पाई जाती है। तो निश्चलन कणिकाएं जो है न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यह हमारे पूरे शरीर में जाल जैसा फैला होता है। जाल जैसा फैला होता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, हमारा जो दिमाग होता है उसका वजन होता है, वह 1200 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन सी होगा। और एक बात ध्यान देने योग्य है कि स्त्री का जो मस्तिष्क है पुरुष की तुलना में 50 ग्राम कम होता है। उन लोग का होता है 1350 ग्राम, तो हम लोग का होता है 1400 ग्राम। अगला प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, सब इस तरह के दृष्टि दोष आंख में ही पाया जाता है। और आंख में उत्तल लेंस होता है जिस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला प्रश्न कहता है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण मतलब ये दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। पेप्सी, PFC, पी हो गया ध्रुव, एफ हो गया फोकस और सी हो गया वक्रता केंद्र। उसके बाद कहता है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला प्रश्न कहता है और उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा हमेशा धनात्मक होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस का उल्टा होता है उत्तल दर्पण। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, इनमें से सभी होगा। अवतल लेंस ये लेंस है, इसमें दो फोकस होता है, एगो F1 हो गया और एक F2 हो गया। दूगो वक्रता केंद्र होगा 2F1 और 2F2 हो गया। और इसमें जो फोकस दूरी होता है हमेशा निगेटिव होता है। याद रखने योग्य बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% राइट। आगे कहता है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है और न्यूटन मीटर को भी जूल कहते हैं। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का CGS मात्रक जो है, CGS मात्रक अर्ग होता है। और जूल और अर्ग में रिलेशन पूछेगा तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, लेकिन 1 अर्ग पूछ दे तो 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है। और ऊर्जा जो है एक प्रकार का ऊर्जा जो है क्या है, अदिश राशि होता है। आगे प्रश्न कहता है कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। रंग की बात जहाँ भी आ जाए प्रकाश के प्रकीर्णन आ जाएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उगते और डूबते समय सूरज लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन। अपवर्तन के कारण घटना हो, टेढ़ा होगा, मुड़ा होगा, धंसा होगा, उठा हुआ होगा। जैसे में जल में रखा हुआ बर्तन में यदि कोई जल भरा बर्तन में कोई अगर छड़ डाला जाए, करछुल डाला जाए, छोलनी डाला जाए या कोई भी बर्तन डाला जाए तो वह टेढ़ा दिखाई देता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में होता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सरल से सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा। फलतः जो है हमें बर्तन टेढ़ा दिखाई देता है। अगला प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। वही दूरबिंदु कह दे, तो दूरबिंदु जो होता है वह अनंत होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। नेत्र में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। और हमारा नेत्र में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है जिस पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा होता है। उत्तल लेंस प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर मतलब फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि P बराबर 1/f होगा जब फोकस दूरी मीटर में रहेगा। अगर मीटर में न रहेगा तो 100/f करेंगे, और 100/50 बराबर 2 डायोप्टर। उत्तल लेंस है इसलिए +2 डायोप्टर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म जो है वह 5 सतहों से घिरा होता है। और एक बात याद रखना है कि प्रिज्म जो है वह कांच का बना होता है जिसमें हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब हो गया प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। पश्चमाभी पेशियां द्वारा जो है परिवर्तन किया जा सकता है। दृष्टिपट रेटिना को कहा जाता है जिस पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे 2 नियम होते हैं।
दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है वह तीनों एक ही तल में होते हैं, यह प्रकाश का परावर्तन कहता है। ये बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समतल दर्पण होता है, ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण और यह अभिलंब हो गया। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होता है कोण आई बराबर कोण आर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आगे नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 उत्तल लेंस का बना होता है। आगे कहता है एक किरण यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन के बाद, तो परावर्तन के बाद किरण का किस बिंदु से गुजरेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो होगा वह फोकस होगा, फोकस से गुजरेगा। कैसे फोकस से गुजरेगा इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। तो ये जो है हमारा जो है ये जो है वक्रता त्रिज्या है, ये PFC लिख देना है, PFC। P जो है ध्रुव है और F जो है फोकस है और C जो है वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से 90 डिग्री पर कोई किरण आ रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद रूल कहता है कि फोकस हो जाएगा, यही याद करना है। आगे प्रश्न कहता है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी कहने का मतलब मोनोक्रोमेटिक होता है, मतलब वैसा प्रकाश जिसमें एक ही रंग होता है, किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा वर्ण विक्षेपण, क्योंकि वर्ण विक्षेपण के लिए हमें व्हाइट रे चाहिए, मतलब श्वेत प्रकाश चाहिए जिसमें अनेक रंग होते हैं या 7 रंग होते हैं। तो वह जो है प्रिज्म जो है वो सभी किरणों को अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है, लेकिन एक ही रंग रहेगा तो उसका वर्ण विक्षेपण होगा नहीं। अगला प्रश्न कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो पवन विद्युत जनित्र में जो है विंड पावर प्लांट में गतिमान हवा करता है, गतिमान। और इसमें यहाँ ध्यान देना है कि हवा का वेग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आगे कहता है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होता है। तो अवतल लेंस शक्ति का है या फोकस दूरी का है, ऋणात्मक होगा, आंख मूंद करके मार देना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक जो होता है वह ग्रेफाइट होता है, जो एक प्रकार का अधातु है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है और इसका दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, पेंसिल में उपयोग करते हैं, जो काला होता है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपूर्व होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा जो है सबसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, कठोर है तथा चमकीला भी और महंगा भी और जहरीला भी होता है। हीरा का प्रसंस्करण sp3 होता है, वही ग्रेफाइट का प्रसंस्करण sp2 होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, वही हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगा। तो वक्रता त्रिज्या जो है r बराबर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी जो होता है r/2 होता है, मतलब 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, विकल्प ए जो होगा वह सही उत्तर होगा। सघन माध्यम है, ऊपर में मान लिया जाए कि कांच है जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है, नीचे हवा है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। तो सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर जाना चाहिए था, इस माध्यम में लेके जाएगा, इस माध्यम में। और वही विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो है वह जनित्र कहते हैं, जनरेटर इन इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं। यह फ्लेमिंग के राइट हैंड पे कार्य करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वह कोयला होता है। पारंपरिक कहने का मतलब होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब पूर्वजों से हमारा यूज करते हुए आ जा रहा है, कोयला से ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन आजकल जो है हम लोग जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का उपयोग करते हैं, जिसमें पवन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा होगा, बायोगैस हो जाएगा। हवा से बिजली उत्पन्न करेंगे, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करेंगे, बायोगैस से बिजली उत्पन्न करेंगे। अगला प्रश्न 48 कहता है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, जिनमें कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो विचलन होगा इसका सही उत्तर। आगे प्रश्न करता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सा होता है निम्नलिखित में से। तो 220 वोल्ट पर एसी होता है। एसी का फुल फॉर्म जो होता है वह अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा। वही डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट मतलब दिश धारा। डीसी का आवृत्ति जो होता है वह 0 हर्ट्ज होता है, वही एसी का आवृत्ति इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है। यूएसए में 60 हर्ट्ज होता है। 220 वोल्ट पर इसका जो है ट्रांसमिट किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो जस्ता मतलब जिंक, और जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है, विकल्प डी होगा।
जिंक का जो जिंक होगा, जिंक का जो कहाँ गया जी, जिंक का जो परमाणु संख्या होगा वह 30 होगा, 30 होगा। जिंक को जेड से शुद्ध करते हैं, परमाणु संख्या 30 होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 65 होता है। और जिंक जो है वर्ग डी का तत्व है, जो धातु होता है। और जिंक को कॉपर के साथ मिलाने पर तांबा बनता है। अगला प्रश्न कहता है कि धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा, इसी को कहते हैं, का आणविक सूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? विकल्प ए होगा Na2CO3 × 10 यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है कि धोबिया सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक होता है? प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। प्रबल क्षारक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विकल्प ये होगा सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे कहता है हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमाटाइट जो है वह जो है हेमाटाइट लोहा का अयस्क होता है। हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। और इसमें कहता है जंग का अनुसूत्र पूछता है, तो Fe2O3 × X X माने हो गया, X कहने का मतलब हो गया जल के अणु की संख्या। अगला प्रश्न कहता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वह फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वह फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया Zn+ बैलेंस किया हुआ है उस तरह से, Zn+ हो मतलब जिंक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, तो ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए यह जो है ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, विकल्प ए होगा उपचयन। उदासीनीकरण अभिक्रिया करने का मतलब होता है अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो उदासीन पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होगा, विकल्प बी होगा। C2H5OH जो है यह इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन वाला जो पीने लायक होता है और 1 कार्बन वाला जहरीला होता है। H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। अगला प्रश्न कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जो है आयनित होता है। अम्ल आयनित होता है। आयनित कहने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में विभक्त होता है, जिसके कारण विद्युत धारा का संचालन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि लिथियम के बाइटम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम एक प्रकार का धातु होता है जो वर्ग 1 का होता है और लिथियम के परमाणु संकेत जो है Li होता है, परमाणु संख्या 3 होता है, 2 1 बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि आवर्त के शून्य समूह का तत्व होता है। शून्य समूह को तत्व को अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन होता है? तो हीलियम होता है। इसमें तत्वों की संख्या होता है हेलिना की रूबिस नहीं, हाई लेना कर रब से फरियाद नहीं, इसमें होगा हीरो ने आकर 0 रन बनाया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब जो है वर्ग 18 के तत्व है, सभी अक्रिय है, निष्क्रिय है और आवर्त सारणी के सबसे अंतिम ग्रुप के तत्व होता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब आकर्षण क्षमता होता है और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन होता है, जो वर्ग 17 के तत्व है और इस तत्व के श्रेणी को हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फूल कली बाहर इधर आती है। अगला प्रश्न कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो है कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो जब जल को इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2H और O बनेगा, तो हाइड्रोजन जो होता है वह कैथोड पर बनेगा, हाइड्रोजन कैथोड पर बनेगा और ऑक्सीजन एनोड पर बनेगा। अगला प्रश्न कहता है कि हमारा शरीर का pH परास होता है, तो हमारा शरीर का pH परास जो है 7 से 7.8 होता है, याद करने वाला प्रश्न है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल होता है? तो अम्ल किसमें होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल होता है। ये जो है अम्लों का राजा कहलाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी या कोई बैटरी में इसी का उपयोग किया जाता है तेजाब के रूप में। स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषी सूचक होता है? तो संश्लेषी सूचक जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 64, तो मेथाइल ऑरेंज जो होता है वह संश्लेषित सूचक होता है। अगला प्रश्न कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकृति में 0.03% पाया जाता है, भारी गैस होता है, गर्म गैस होता है
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा सॉरी, तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा Na2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, H2CO3 सॉरी H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक अम्ल। अगला प्रश्न कहता है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन होता है, तो कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन CuPs2 होगा। यह जो है तांबा का अयस्क होता है कॉपर पाइराइट CuPs2 कॉपर पाइराइट। अगला प्रश्न कहता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाइजन्य धातु होता है, तो मुक्त अवस्था में पाइजन्य धातु जो है सोना होता है, चांदी होता है, तो विकल्प में सोना था करेक्ट ऑप्शन होगा। सोना का संकेत Au होता है, परमाणु संख्या 79 होता है। यह बहुत ज़्यादा जो है मुलायम होता है, 1 kg कहा जाता है। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है खींच करके। यह जो है इसका उपयोग जो है गहना बनाने में हम लोग करते हैं। और शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के सोना में 75% जो है होता है सोना। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है जिंक होता है। अभिक्रियाशीलता के अनुसार तत्वों का हमने सजाया था पोटेशियम, लिथियम, बेरियम स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, क्वार्ट्ज, निकल, टीना, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, मरकरी, चांदी, सोना। ऊपर से नीचे तक क्रियाशीलता घटता है सीरीज में। कहता है किसी अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो किसी अधातु के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। धातु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो माथा और प्लस रहेगा, लेकिन अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माथा पे माइनस होता है। अगला प्रश्न कहता है पीतल निम्नलिखित में किन की मिश्र धातु होता है? पीतल जो है जिसको ब्रास कहते हैं, यह जो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। विकल्प ए होगा 88% और 12% का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन समावयवी होते हैं? तो समावयवी जिसको आइसोमर कहते हैं, डाइमेथाइल ईथर और मेथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल और डाइमेथाइल ईथर विकल्प सी होगा। VVI क्वेश्चन बार बार आते रहता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। CH3 सिंगल वन OC2H5 मतलब ईथर ग्रुप का यह तत्व है, और एक तरह जो है इथाइल ग्रुप जुटा है, दूसरा तरफ मेथाइल जुटा हुआ है। तो मेथाइल में M पहले बाद में आता है, इथाइल में E पहले आता है। तो पहले E लिखेंगे तो इथाइल हो गया, और उसके बाद मेथाइल हो गया, और ईथर ग्रुप है तो ईथर होगा। तो इथाइल मेथाइल ईथर होगा। क्या होगा? इथाइल मेथाइल ईथर। इथाइल मेथाइल ईथर, मिथाइल को मिथिल भी कहते हैं। विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो लोहा की अभिक्रिया जो भाप से कराएंगे तो ये मैग्नेटाइट बनेगा, Fe3O4 बनेगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक तांबा के परमाणु संख्या 16 होता है। आवर्त सारणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा? 16 होगा। आप देखेंगे तांबा है तत्व है जिसका परमाणु संख्या 16 है। कहने का मतलब यह सल्फर है, और सल्फर है तो परमाणु संख्या 16 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 होगा, 8 होगा, 8 2 10, और बाहरी कक्षा 6 होगा। और यह जो है बाहरी कक्षा P में पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 करके लिखेंगे तो P आएगा। और P ग्रुप में जो है तत्व रहता है तो उसमें 10 जुड़ता है कक्षा की संख्या निकालने के लिए, वर्ग की संख्या निकालने के लिए। बाहरी कक्षा में 10 जुड़ता है तो 10 + 6 = 16वां ग्रुप। आगे प्रश्न कहता है कि एक तत्व निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक, तनु कहने का मतलब पतला होता है, और सांद्र कहने का मतलब गढ़ा होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो जो तांबा होता है कॉपर, वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, और गंधक को तांबा का शत्रु कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, इस मिश्र धातु का नाम क्या होता है? तो कॉपर और टीन का जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं ब्रॉन्ज, बेल मेटल, घंटा धातु कहते हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कहता है क्वेश्चन कि जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, Na2ZNO2 मतलब सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो चांदी जो है उच्च ताप पर भी गर्म करेंगे तो यह जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा, क्योंकि चांदी जो है और सोना जो है यह मुक्त रूप से पाया जाने वाला तत्व होता है। चांदी की विशेषता है कि यह जो है विद्युत का सबसे अधिक सुचालक होता है। इसका प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है, लगभग 0 के बराबर होता है।
अगला प्रश्न कहता है अयस्क में उपस्थित अपद्रव, अपद्रव मतलब अशुद्धि, अपद्रव को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो है गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं, GANGUE, गैंग, गैंग कहते हैं। और गैंग को हटाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का उपयोग किया तो उसको फ्लक्स कहते हैं, मतलब गालक या द्रावक या प्रद्रावक कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जिस नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको धातु मल कहते हैं, धातु मल कहते हैं। धातु के मल को धातु मल कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्लैग कहते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न वीडियो का कहता है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं? तो धातुओं के जो गुण होता है वह तन्यता, डक्टाइल जिसको कहते हैं, डक्टाइल, और यह सोना में सबसे अधिक होता है के कारण तार बनाया जा सकता है। आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।